हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम एमटीएस का सेट चला रहे थे आप सभी को, तो कुल 17 जो है सेट आपके डन हो चुके हैं। ये आपका 18 सेट यानी कि आपका 18वां जो है सेट होने वाला है। तो ऑलरेडी जिन लोगों ने पहले वाले सेट नहीं देखे वो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करेगा। एसएससी एमटीएस और जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो वहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर वीडियो भी मिल जाएंगे, यानी कि इससे पहले जो मैंने 17 आपके डन करा रखे हैं। तो 18 ये वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बस आप लोग को क्या करना होता है, वीडियो को एटलीस्ट आप लोगों को लाइक करना होता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमी। देखिए, कॉमर्शियल बैंक का जो रोल होता है, वैसे मैं बात करूं यहाँ पर इकोनॉमी में आपके, तो ये आपका होता है जो आर्थिक आपकी वृद्धि और विकास को इसमें क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो आपका प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो ये होता है कॉमर्शियल बैंकों का काम। यहाँ पर कुल कॉमर्शियल बैंकों की बात करें तो कुल 13 कॉमर्शियल बैंक हैं वर्तमान में। ये चीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि 13 क्या है आपके वर्तमान में 13 कॉमर्शियल बैंक हैं। इसमें आपकी एसबीआई भी आपकी कॉमर्शियल बैंक है। कई बार तो ये पूछते हैं कि कौन सी इसमें से आपकी कॉमर्शियल बैंक है, तो ये आपका एमरल्ड के एग्जाम में पूछा गया था, ईएमआरएस में, बाकी एमटीएस में तो आया ही आया है कि इनमें से एसबीआई किस तरह की बैंक है। तो एसबीआई आपकी कॉमर्शियल बैंक है। 1955 में जो है इसकी स्थापना होती है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके साथ आप लोग ये याद रखिए कि आपका एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी भी हो गया, ये भी क्या है आपका कॉमर्शियल बैंक ही आता है। पीएनबी हो गया, ये भी आपका कॉमर्शियल बैंक ही आता है यहाँ पर। आईसीआईसीआई जो आपका हो गया, ये भी कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आता है। और एचएसबीसी एक बैंक आपका होता है। एचएसबीसी की बात करें तो ये भी आपका कॉमर्शियल बैंक है, और ये भी आपका पूछा गया था। देखिए, जो कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इनका मुख्य काम होता है कि धन को जमा करना, यानी कि जो पैसे होते हैं मनी डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना, ये कॉमर्शियल बैंकों के काम होते हैं। निवेश के लिए आपका ऋण यानी कि जो होता है लोन वगैरह प्रोवाइड कराना, तो ये सारे काम होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। एक बार क्वेश्चन अभी पीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से विच इज नॉट द कॉमर्शियल बैंक इन द गिवन फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो उसमें आपका सिडबी दिया हुआ था। तो सिडबी की अगर मैं बात कर लूँ तो जो सिडबी बैंक है ये आपका कॉमर्शियल बैंक नहीं होगा, यही पूछा गया था क्वेश्चन। तो सिडबी की जो इस्टेब्लिश ईयर है वो 1990 आपका, यानी कि 1990, यानी कि 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई। बाकी हेड क्वार्टर तो आप सभी को पता होगा कि लखनऊ में है। तो इस तरह से आप कॉमर्शियल बैंक को यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। मैंने ऑलरेडी एक दिन एक सेट करवाया हुआ था, तो इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। एक्चुअली गांधी जी का था, तो मैंने सुभाष चंद्र बोस का भी करवाया हुआ था। तो चितरंजन दास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज नोन एज सीआर दास, यानी कि जो सीआर दास हैं ये सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु रहे हुए हैं यहाँ पर। और क्या याद रख सकते हैं, सीआर दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन यही पूछा गया था जो हमने पहले सेट कराया हुआ था कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो चितरंजन दास यानी कि सीआर दास ही हैं। और सीआर दास के बारे में और आप लोग क्या याद रख सकते हैं कि हाँ, 1908 यानी कि 1908 में क्या हुआ था कि अलीगढ़ आपको याद होगा, यानी कि जब अलीपुर बम संयंत्र हुआ था आपका, अलीपुर जो बम केस था यहाँ पर, उसमें क्या किया हुआ था, बम केस में अरविंदो घोष को बचाया हुआ था। ये भी याद रख सकते हैं, अरविंदो घोष को जो बम षड्यंत्र था अलीपुर का 1908 का, उसमें बचाया हुआ था। और 1923 यानी कि अगर मैं 1923 की मैं बात कर लूँ तो 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था उसमें सहायक यानी कि को फाउंडर रहे हुए थे मोतीलाल नेहरू के साथ में। एंड नेक्स्ट थिंग आप याद रख लेंगे, यानी कि 1922 में जो गया कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका कांग्रेस का, यानी कि जो गया सम्मेलन था आपका, उसके अध्यक्ष भी जो है सीआर दास रहे हुए थे। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। वहीं अगर गांधी जी की बात कर लें तो गांधी जी जो हैं वो आपके, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसको भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वहां के अध्यक्ष रहे हुए थे कांग्रेस के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। एटलीस्ट बस आप लोग लाइक किया करिए, बाकी मैं तो क्वालिटी आपको पता ही मैं किस तरह से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि लैटराइट मिट्टी का निर्माण निम्न में से किस कारण से होता है। लैटराइट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देखिए यहाँ पर बात करें
तो ये वहाँ पर होती है जहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर, अगर मैं बात करूँ हाई टेम्परेचर होता है पहली चीज़ तो आपका, एंड हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल का मतलब ये समझिए कि जहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और मुख्यतः जो होती है टी के लिए यानी कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो है लैटराइट मिट्टी को माना जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। तो हाई टेम्परेचर मतलब बारिश हो गई वहाँ पर, तुरंत वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो वहाँ से क्या होता है कि एक तरह से जो होता है तो निर्माण जो होता है वहाँ पर निश्चालन हो जाता है, यानी कि निश्चालन जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज हो जाती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर निश्चालन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया है कि निर्माण किस तरह से होता है। तो हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल ये क्या करता है, रीजन बनता है लैटराइट मिट्टी के निर्माण का। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और क्या आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ICAR तो आपको पता ही होगा, जो हमारा ICAR होता है जिसकी आपका इस्टेब्लिश ईयर यानी कि स्थापना है वो 1929 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रहना चाहिए, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर ICAR का। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करेंगे तो 8 टाइप की जो होती हैं आपकी यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी कि 8 तरह की मिट्टियाँ जो होती हैं भारत के अंदर पाई जाती हैं। एंड दैट इज़ फर्स्ट वन इज जलोढ़, यानी कि फर्स्ट जो होती है आपको जलोढ़ मिट्टी होती है। और दूसरी आपकी मैं बात करूं यहाँ पर, दूसरी आपकी आती है काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं, दूसरी आपकी होती है काली मिट्टी होती है। और तीसरी आपकी होती है यहाँ पर लैटराइट मिट्टी। यहाँ पर देखिए तो लैटराइट मिट्टी की बात करें तो ये तीसरे क्रम में आती है जो सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे पहली जलोढ़, और ये जलोढ़ आपकी अप्रोक्स 49% पाई जाती है। काली मिट्टी अप्रोक्स आपके 18% 18%, लैटराइट आपकी अप्रोक्स 15%, और इसके बाद आपकी लाल मिट्टी आती है जो कि अप्रोक्स 3% पाई जाती है। तो ये मिट्टियों का कुछ क्रम होता है। ICAR के अनुसार जो होती है कुल 8 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। बाकी से एक ये भी चीज़ पूछ लेते हैं, क्या होता है आपका कि कौन सी आपकी जो मिट्टी है जो लीचिंग के कारण होती है। लीचिंग आपका यही होता है निश्चालन जिसको बोलते हैं। तो लीचिंग के कारण जो आपकी बनने वाली मिट्टी है वो भी लैटराइट मिट्टी होती है। तो ये लोग आप लोग जो है याद रखेंगे। बाकी अगर आपसे पूछ ले कि खादर और जो बांगर हो गया इसका संबंध किस मिट्टी से है, तो खादर और बांगर आपको पता होगा कि इनका जो संबंध है वो जलोढ़ मिट्टी से है। और वैसे ही रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आप लोग चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का होता है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 4 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है आपका। मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों के लिए कौन सा अधिकार प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इन मार्च 2023 राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट द राइट ऑफ इट्स पीपल। देखिए पहला जो राज्य बना ये हेल्थ को लेकर के बना, यानी कि हेल्थ को जो है यहाँ पर आपका अधिकार प्राप्त किया हुआ, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है रिसीव करने वाला, प्राप्त करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है हमारा वो राजस्थान बना हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये आपका 2023 में भले मिला हुआ है, लेकिन इसका जो आपका एक्ट की बात हुई थी यानी कि मैनिफेस्टो जो था 2018 का जो आपका यहाँ पर इलेक्शन हुआ था उसके मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि क्या होगा कि राजस्थान को स्वास्थ्य का अधिकार भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। एक और ये आपकी योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये भी आपको याद रखना है। चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 10 लाख रुपए मिलते हैं आपको बीमारी में। और ये चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये भी कहाँ की है, तो ये भी राजस्थान की। इसमें क्या था कि आपके पहले 5 लाख मिल रहे थे, अभी करंट में इसको बढ़ा करके 10 लाख किया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। बाकी मेडिकल से रिलेटेड मैं बात करूँ तो एक आयुष्मान आपको योजना याद होगी, आयुष्मान योजना है जिसकी शुरुआत जो है 2018 में हुई थी झारखंड से। और इसके अंदर भी क्या होता है आपको मेडिकल बीमा 5 लाख का मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। पहले आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, झारखंड से, और 2018 की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी आत्मकथा है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बात करें तो ये किसकी है आपकी, तो ये है परमहंस योगानंद की। आपको परमहंस योगानंद ऑप्शन 4 में दिया गया है। रामकृष्ण परमहंस में आपको नहीं चले जाना है। तो परमहंस जो है योगानंद की जो बायोग्राफी है वो आपकी बायोग्राफी का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। बाकी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की आपको मैं बता दूं, जो आपकी इनकी कर्म भूमि हो गई या भक्ति भूमि हो गई, ये इनकी कुछ किताबें हैं। और एक आपका दयानंद सरस्वती ने जो किया, जैसे कि आपके इनका स्थापना याद रख सकते हैं आपके,
यहाँ पर जो 1875 में इन्होंने किसकी स्थापना करी हुई थी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 3 से 4 ही यहाँ पर आपके जो होते हैं सभाएं या स्थापनाएं उनको यहाँ पर पूछा जाता है। तो दैट वाज आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना यानी कि स्टैब्लिश ईयर है वो 1875 में हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा। एंड 1873 यानी कि 1873 में जो है एंड देन सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड, जो आपकी सोसाइटी थी सत्यशोधक वो ज्योतिबा फूले के द्वारा थी। एंड फर्स्ट आप याद रख सकते हैं 1828 यानी कि 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। एंड 1867 आपकी प्रार्थना सोसाइटी जो थी, आपकी प्रार्थना जो समाज था जो कि आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा यहाँ पर आपका इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है, यानी कि जो द नेशनल अवार्ड फॉर क्लासिकल डांस इज नोन एज, यानी कि क्लासिकल डांस का जो यहाँ पर नेशनल अवार्ड होता है वो आपका क्या होता है, तो दैट इज अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभिनंदन जो सरोजा पुरस्कार है ये आपका क्लासिकल डांस का जो होता है नेशनल अवार्ड यहाँ पर कहलाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, तो सरोजा वैद्यनाथन जो है आपको याद रखना है, यानी कि जो सरोजा वैद्यनाथन है इनके जन्म दिवस पर आपका सेलिब्रेट किया जाता है सरोजा वैद्यनाथन की। तो सरोजा वैद्यनाथन के जन्म दिवस पर सेलिब्रेट करते हैं। और सरोजा वैद्यनाथन की बात करें तो इनका जो संबंध है वो है भरतनाट्यम से। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है सरोजा वैद्यनाथन, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। एंड भरतनाट्यम से और कौन रिलेटेड है यहाँ पर मैं बात करूँ, रुक्मणी देवी अरुंडेल आप याद रख सकते हैं। रुक्मणी देवी जो अरुंडेल हैं इनका भी संबंध क्या है, इनका जो संबंध है वो है आपके भरतनाट्यम से। और याद रख लेंगे कि इनको जो मिला हुआ था, आप याद रखेंगे कि इनको 1957 में क्या हुआ था, 1957 में इनको मिला हुआ था संगीत नाटक अकादमी रुक्मणी देवी अरुंडेल को। और संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई थी दैट वाज जो इस्टेब्लिश ईयर था वो था 1953। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगर कोई कमी लगती है, आपको कोई इश्यू लगता है तो आप लोग यहाँ पर जरूर एडवाइस करिए। कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं उसमें और बेहतर आपके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं जो भी यहाँ पर इश्यू आपको लग रहा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जूटों की मिल की संख्या 2022 तक सबसे अधिक है। देखिए, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ जूट मिल्स इन अकॉर्डिंग टू 2022। तो वैसे भी अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल जो होता है यहाँ पर मोस्टली जूट की खेती होती है, यानी कि वेस्ट बंगाल जो है राइट आंसर हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल में जो आपका नंबर ऑफ जूट्स मिल है ये आपका हाईएस्ट है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। तो हाईएस्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है वेस्ट बंगाल। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि इंडिया का आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो इंडिया का, इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, वो भी आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल ही हो जाएगा। यानी कि वेस्ट बंगाल क्या है कि आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। और ये खरीफ और रबी की फसल के बीच में आपकी बो दी जाती है। ये भी याद रखना कि खरीफ और आपकी रबी की जो फसल होती है ना, इसके बीच में जो होता है जूट की खेती यहाँ पर कर ली जाती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौर मारिया किस राज्य की नृत्य शैली है जो कि आनंद आहान और एक प्रसिद्ध शैली है जो कि एक समूह नृत्य है। और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों जो होते हैं वो उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपसे गौर नृत्य पूछा गया। देखिए, गौर नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो जो गौर नृत्य आपका होता है, अगर इसकी बात करी जाए तो ये छत्तीसगढ़ का है आपका, ये चीज़ याद रखना है। छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ का गौर नृत्य है। और गौर मारिया इसमें लिख दिया, एक्चुअली आपसे अलग ये भी पूछ देते हैं कि मारिया किस आपके स्टेट का है। तो ये भी अगर आपसे मारिया भी पूछ लिया जाए या गौर मारिया पूछ लिया जाए या आपका दोनों एक साथ पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आप छत्तीसगढ़ी आप राइट आंसर करेंगे। और एक्चुअली मारिया जो होती है एक जनजाति है जो कि छत्तीसगढ़ में आपकी होती है। तो ये जनजाति होती है। और इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ आप लोग छत्तीसगढ़ की कुछ और याद रखेंगे, जैसे कि बैगा आप लोग याद रख सकते हैं। बैगा जो होता है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें जंगली भैंसे वगैरह होते हैं। और पुरुष कलाकार जो होते हैं, इसमें पुरुष और महिला जैसे आपका दोनों लिखा हुआ है, तो पुरुष क्या करते हैं कि एक दूसरे का पीछा भी करते हैं, यानी कि एक दूसरे को पीछा करते हैं। और यहाँ पर आपका जो महिला नर्तकी का पीछा करते हैं। यहाँ पर बाइसन नृत्य भी इसको बोलते हैं, याद रखना है। जो आपका गौर नृत्य है इसको बाइसन नृत्य भी बोलते हैं। और बाइसन नृत्य आपको पता होगा किसको बोलते हैं, अगर आपने इंग्लिश की कुछ पढ़ रखी होगी तो बाइसन आपका होता है जंगली भैंस जो होती है उसको बाइसन बोला जाता है। तो इसको जंगली भैंस का जो नृत्य होता है
ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ये आपका बाइसन नृत्य होता है, आप लोग याद रखेंगे। ये आपका एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, बाकी एमटीएस में तो आया ही आया है। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ का पूछा था कि मारिया जो है वो किस राज्य का है। तो यहाँ पर जंगली भैंस के नाम पर है आपका, ये चीज़ याद रखना है। तो जंगली जो भैंस का है गौर जो होता है उसके नाम पर यहाँ पर रखा गया है, इसीलिए बाइसन नृत्य भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भीतर गांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए यहाँ पर अगर आपसे भीतर आपका जो गांव का टेम्पल है ईंटों का, तो गुप्ता पीरियड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुप्ता पीरियड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गुप्ता पीरियड के आपको रूलर पता ही है कि समुद्रगुप्त था आपका। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, बिकॉज इसने क्या किया कि साउथ इंडिया के आपके 12 एंड नॉर्थ इंडिया के आपके 9 जो किंग थे उनको यहाँ पर आपका डिफीट किया हुआ था। तो इसलिए इनको नेपोलियन भी बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और आप लोग याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त के जो आपके कवि थे, यानी कि जो पोइट थे उनके, वो कौन थे, तो वो थे यहाँ पर आपके हरिशचंद्र लाए हुए थे। और कालिदास वगैरह जो हुए, यानी कि कालिदास हुए या वराह मिहिर की मैं बात करूं, या विक्रम बेताल जिनको बोलते हैं, ये सारे लोग क्या थे, ये चंद्रगुप्त जो सेकेंड थे, यानी कि उनके 9 जो आपके वहाँ पर उनकी मंडली होती थी, यानी कि नवरत्न जो होते थे उसके अंतर्गत आते थे। ये सारी चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे गुप्ता पीरियड से। और मंदिरों के नाम से, यानी कि टेम्पल्स जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हुआ है बनाने का, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आपका सबसे ज़्यादा आपका गोल्डन पीरियड इसको समझा जाता है। कई सारे ईंटों के मंदिर बने। भीतरगांव का तो आपका बना ही हुआ था, बाकी देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी हो गया, ये भी आपसे पूछते हैं। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है टेम्पल, यानी कि जो कि ललितपुर यूपी में है, तो ये भी पूछ लेते हैं, तो ये भी गुप्ता पीरियड का है। तो कोई आपके ईंटों से रिलेटेड टेम्पल पूछा जाता है, ये समझिए कि मोस्टली जो है वो गुप्ता पीरियड में ही बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मुद्रा से बना हुआ है। यहाँ पर जलोढ़ आपको मैंने मुद्रा नहीं, एक्चुअली मृदा होगा, मैंने आपको जलोढ़ बताया हुआ है ऑलरेडी ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर आपका उत्तरी मैदान, यानी कि नॉर्थन जो प्लेन्स है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्या है कि ऑलमोस्ट जो आपका यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और नई मृदा आपको पता ही है कि जो नई मृदा होती है वो आपकी खादर कहलाती है, और जो पुरानी होती है वो आपकी बांगर कहलाती है। खादर बैंगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और धान की खेती के लिए क्या होता है, सबसे उपयुक्त आपकी मानी जाती है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए मोस्टली तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ देगा कि पाइका जो डांस है वो किस स्टेट से आपका रिलेटेड है। ये तो आपको यहाँ पर दे दिया गया, तो आप लोग ये याद रखिए कि जो पाइका डांस है दैट इज रिलेटेड टू झारखंड स्टेट। एंड आपका अगर ये पूछे कि किस आपके जनजाति के द्वारा होता है, यानी कि आपका यहाँ पर कौन सी जनजाति होती है, मोस्टली कौन सी ट्राइब होती है, तो ट्राइब जो होती है वो होती है मुंडा। और मुंडा ट्राइब आपको पता ही होगा कि ये कहाँ की है, झारखंड की है, क्योंकि बिरसा मुंडा भी जो है मुंडा से संबंधित थे। तो मुंडा आपकी ट्राइब होती है जो कि झारखंड में, और वो क्या करती है, पाइका डांस करती है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी इसमें क्या होता है कि तलवार लेकर आपके क्या करते हैं, तलवार और ढाल लेकर के ये लोग युद्ध करते हैं। तलवार और ढाल लेकर के क्या होता है, डांस करते हैं एक्चुअली, और घुंघरू वगैरह पहन लेते हैं। तो ये करके आपका करते हैं। बाकी कुछ और फेस्टिवल आप याद रख सकते हैं। आप सरहुल याद रख सकते हैं, सरहुल तो आपको याद ही होगा। सरहुल के साथ आप भक्ता पर्व याद रख सकते हैं, जो कि पूछा जाता है, भक्ता पर्व हो गया। छऊ तो आपको ऑलरेडी पता है। और छऊ को क्या है, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में कब शामिल किया गया, तो 2010 में। और इसके साथ साथ कालबिलिया जो है वो राजस्थान का, उसको भी यहाँ पर आपका शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ये है आपका कि पूंजीगत व्यय क्या है। देखिए पूंजीगत व्यय आपका क्या होता है, दो तरह से आप इसको समझेंगे। पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो पूंजीगत की अगर बात करें, पूंजीगत व्यय क्या है, अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि, यानी कि अमाउंट स्पेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो होता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका डेवलपमेंट में जो यूज होता है वो आपका अमाउंट आपका होता है पूंजीगत व्यय। तो आप इसको क्या समझ सकते हैं कि पूंजीगत क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमुख आपके दीर्घकालिक व्यय, यानी कि लॉन्ग पीरियड में जो है कंपनी के आपके जो बड़े बड़े खर्चे हैं, जो प्रमुख यानी कि मेन आपके एक्सपेंडिचर हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं पूंजीगत व्यय। और
और अगर आपसे गैर पूंजीगत आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि गैर पूंजीगत अगर आपसे पूछे, तो जो आपको डे बाय डे होता है, यानी कि डे बाय डे जो खर्च होता है, यानी कि डे बाय डे जो एक्सपेंसेस आते हैं किसी कंपनी के, दैट इज कॉल्ड गैर आपका पूंजीगत, यानी कि आपका नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट इज आपका लॉन्ग टाइम पर जो होता है कंपनी के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाने वाला जो पैसा होता है, दैट इज आपका कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि वो आपका क्या होता है, पूंजीगत व्यय यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स? तो यहाँ पर आपका जो है आपका शोरा जो है आपका, सॉरी आपका जीतू हो जाएगा, आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए, यानी कि जीतू जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरा जो आपका थर्ड एडिशन में आपका हुआ था। और थर्ड एडिशन आपका हुआ कहाँ पर था? तो ये 2020 में हुआ था, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना है, यानी कि गुवाहाटी असम के अंदर थर्ड एडिशन होता है। एंड पहला एडिशन अगर आपसे कभी पूछे इसका, यानी कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये आपका 2018 में हुआ था, और ये हुआ था जाकर के नई दिल्ली में, ये भी याद रखना है। और दूसरा आपका हुआ था 2019 यानी कि 2019 में, दैट वॉज हेल्ड इन पुणे। तो ये आपका कहाँ पर हुआ था? पुणे में। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जो है नकारात्मक रही थी? और देखिए जनगणना की बात करें तो मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको कराए भी हुए हैं, आपको पता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिसकी क्या थी, जो आपकी अकॉर्डिंग तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा हुआ था। तो नेगेटिव की बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, तो ये था नागालैंड का। टाइम काफ़ी हो रहा है, मैं जल्दी से यहाँ पर फिनिश करता हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। बाकी आप लोग लाइक वगैरह करेंगे, कॉमेंट वगैरह करके जो कमी होगी वो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95 वर्षीय भगवानी देवी जो थी और 106 वर्षीय रमाबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से बीबीसी विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, और कहा गया कि फिनलैंड के टैंपरे में 100 मीटर की स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो देखिए ये आपका जो खेल था, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये था विश्व मास्टर एथलेटिक्स आपका रहा हुआ था, यानी कि 2022 का विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का हुआ था। इसको याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था, 100 मीटर की आपका रेस में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। और इसके अलावा उसी साल इन्होंने क्या किया गया, डिस्क थ्रो किया हुआ था, यानी कि डिस्क थ्रो आपको जानते ही होगा, डिस्क थ्रो जो होता है आपका, उसमें भी इन्होंने क्या हुआ था, वो आपका हुआ था जाकर के पोलैंड में, तो वहां पर भी इन्होंने जीता हुआ था। इन पर एक मूवी भी बनी हुई, एक्चुअली मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, आई थिंक शूटर नाम है, यानी कि शूटर दादी कुछ करके एक मूवी थी, आई थिंक उसमें कौन वो एक्ट्रेस थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो बाला मूवी वगैरह में बनी हुई है, या फिर आप लोग याद रख सकते हैं टॉयलेट एक प्रेम का, भूमि पेडनेकर की एक मूवी आपने देखी होगी शायद, उसमें दो होते हैं जो ओल्ड एज वो शूटर बनी हुई है, उस पर शायद इसी पर आपकी बनी हुई थी। बाकी जो लोग देखे होंगे वो लोग कंफर्म कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मूवीज़ वगैरह नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में उपलब्ध होता है, जो कि हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया में सहायता करता है? तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, दूध और समुद्री जो आपका ये सारा कुछ होता है, आपका समुद्री भोजन या मेवा वगैरह होता है, इसमें आपका क्या मिलता है, आपका यहाँ पर फास्फोरस, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साबुत अनाज वगैरह में मिलता है। बाकी डेयरी आपके जितने भी प्रोडक्ट हो गए, दूध में आपका कैल्शियम भी मिलता है, ऐसा नहीं है। तो जितने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपका क्या होता है, कैल्शियम वगैरह भी मिलता है। और जो कि मसल आपका जो होता है, क्या होता है, मसल वगैरह का आपका जो होता है पावर प्रॉपर क्या होता है, आपको यहाँ पर बिल्ड करता है। तो ये आपका कैल्शियम वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। बाकी समुद्री भोजन हो गया और साबुत अनाज वगैरह जो मेवा होता है उसमें आपका फॉस्फोरस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? देखिए कैबिनेट समिति की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैबिनेट कमिटी? तो कैबिनेट कमिटी क्या होता है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ये तो आपकी होती है। निवेश और विकास संबंधी समिति ये भी आपकी होती है। मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति ये आपकी नहीं होती, यानी कि यही आपसे पूछा कि कौन सी नहीं है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि कमिटी ऑन द डिस्प्यूट बिटवीन मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्री होते हैं उनके विवाद से रिलेटेड जो होता है ये आपकी यहाँ पर समिति नहीं होती, जो कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन के योग्य वेतन और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर का
एक साथ एक सब जीवन उस स्तर जो होता है वो सुरक्षित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो सामाजिक जीवन यापन के लिए क्या होता है कि एक जो आपका अवसर प्रदान करता है सब जीवन का, वो होता है आपका आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 43 आप लोग याद रखेंगे। एंड आर्टिकल 44 की बात करें तो ये क्या होता है, आर्टिकल 44 होता है समान सिविल संहिता। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आर्टिकल 39A की बात करें, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कि मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी सभी को। एंड आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 की बात करें तो ये आपका क्या करता है, ग्राम पंचायत जो होता है उनका जो गठन होता है वो आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जो डीपीएसपी हैं हमारे संविधान के, उनके अंतर्गत आता है। और डीपीएसपी को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ये चीज़ याद रखना है। और ये आपके संविधान के भाग 4 में यानी कि पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो है आपके डीपीएसपी दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर पुरस्कार 2022-23 में जो आपका हुआ था विजेता गीत नाटू नाटू के निर्देशक कौन थे। देखिए आपको पता होगा कि ऑस्कर में एक सॉन्ग को जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, दैट वाज नाटू नाटू। और ये मूवी थी RRR, यानी कि RRR मूवी थी जो कि रामचरण की थी। और एक एक्टर थे, उनका नाम नहीं यहाँ पर याद आ रहा है, अब एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो थे। और रामचरण की मूवी थी आपके RRR। और इसके आपका इसमें एक सॉन्ग हुआ था नाटू नाटू। तो इसके जो यहाँ पर निर्देशक आपसे पूछा यानी कि डायरेक्टर, तो वो थे MM कीरावानी। MM कीरावानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर पूरी मूवी का यहाँ पर आपसे आपका डायरेक्टर पूछ ले तो मूवी बनाई हुई थी MS राजमौली ने, इसको भी याद रखेंगे। MS राजमौली थे, ये मूवी के डायरेक्टर थे। और एक मूवी थी शॉर्ट मूवी एलिफेंट विस्पर्स, आपको याद होगा एलिफेंट विस्पर्स जो एक मूवी थी, उसको भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। एंड उसके डायरेक्टर जो थे वो थे कार्तिकेय, याद रखना, यानी कि जो कार्तिक थे वो एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर थे, जो कि एक शॉर्ट फिल्म थी और उसको भी नॉमिनेट ऑस्कर के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लास्ट बट नॉट लीस्ट, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन SSC एग्जाम में, माई कंट्री माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि जो माई कंट्री माई लाइफ है ये किसकी आत्मकथा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो LK आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बायोग्राफी का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। कम से कम 10 बार के SSC एग्जाम में पूछी भी गई है, जाकर के प्रीवियस ईयर आप चेक कर सकते हैं। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस का सेट नंबर आपका 18। और आपका इसी तरह रोज सेट आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। हर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहेगी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट उससे पहले यू हैव टू लाइक द सेशन, देन प्लीज लाइक द सेशन एंड कमेंट ऑल्सो कि क्या यहाँ पर आपको ऐसा कुछ है जो मैं यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपकी एडवाइस यहाँ पर पूरी तरह ली जाएगी, तो उसको आप लोग बताइए। बाकी मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ मेरे लिए, अगर उसको रिजॉल्व किया जा सकता है तो मैं श्योरली उसको करूँगा, आई विल बी डूइंग। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे फिर से 19 सेट में। जय हिंद।